था 20-22 लीटर के पशुओं से 18-22 लीटर टाइप के पशुओं से और आज के डेट में हम लोग वहाँ पहुँच पाए जहाँ हम लोग अपने ब्रीड के हुए सेकंड लैक्टेशन के 50 लीटर दूध देते पशु हम लोगों ने दूसरों को भी दिए इस साल। हो सकता है कि जब सेकंड भी आते आवे तो हम लोग फिर दिखने लगे कि जो हम लोग 50 लीटर की लिमिट बना के चल रहे हैं वो हो सकता है 55-58। लेकिन देखें क्या है कि हमारे पास जो 55 के पशु भी थे उनसे भी हम ले सकते थे। 50 वालों को भी एक पैरामीटर था कि हर साल जिस समय डिलीवरी ना हो रही हो तो टोटल कंसेप्शन में फार्म पे 45-50 पहुंचा लेता था हर साल। पिछले साल में 35 पे रह गया, लेकिन इस साल हमने उसको खींच के 60 पे किया। जो हम पिछले साल में हैं कि फ्रेश 1 और फ्रेश 2। फ्रेश 1 का मतलब हमारे पास एक फ्रेश 1 करके फ्रेश काउ फीड है। तो हम लोग शुरू के 12 दिन तक गायों को पूरी तरह से फ्रेश काउ फीड देते हैं। उसको हमने एक आध फार्म से फ़ोन आते हैं कि ब्लैक वाटर हम लोगों ने आज तक देखा नहीं, ब्लैक वाटर कैसे होता है। हमें हाँ बिल्कुल, हमें मतलब फार्मर से बात करते करते हमने गूगल किया कि ब्लैक वाटर थन में होगा कि हाथ पैर में दिखेगा। एक होता है कि 8 साल हो गया गुजार लिए हैं, लेने की बात करते हैं क्या ले पा रहे हैं सर? देखिए हम लोग टारगेट करते हैं कि हमारे दूध का हमें 10-12 रुपये मिल पाए, 10-12 रुपये लीटर पर मिल पाए। बिल्कुल दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले में और अब हमारे साथ जो सर को देख रहे हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन आज के हम वीडियो में सीखने वाले हैं कि सर की जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है और आज कहाँ पहुँचे हुए, किस जगह पर पहुँचे हुए हैं। और डेयरी फार्मिंग का एक अलग ही लेवल है इनके पास में। यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको इस चीज़ से देखने को पता चलेगा कि सर के पास डेयरी फार्मिंग का एक अलग लेवल है। तो उस लेवल तक पहुंचने का इनका क्या सफ़र रहा और बस सर ने बहुत सारी अच्छी बातें हमारे इस वीडियो में दर्शकों के लिए बता रखा है। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो कंप्लीट देखिए, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर ले ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बना तो आपको अपडेट मिलता रहे। तो चलिए हम सर से पूरी की पूरी जानकारी लेने का प्रयास। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्ते प्रिंस जी। आप एक छोटा सा परिचय दे दीजिएगा सर दर्शकों को। मैं सुधीर कुमार हूँ। माँ डेयरी फार्म नाम से एक हमारा फार्म है, यहाँ कमरपुर जगह है, गांव है बाराबंकी में। यहाँ से लगभग 130-140 गायें हैं हमारे पास है। जी। तो हमारे साथ रोज़ नए दर्शक जुड़ते रहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा अपने जर्नी के बारे में बताएं कि कैसे आपको इस लाइन में आना हुआ। बिल्कुल, हम लोगों ने आज से लगभग 10 साल पहले 2015 के एंड में शुरू किया था। 50 गायों का प्लान करके और धीरे धीरे फिर ये 140-50 गायों तक आ गया प्लान हमारा। और हम लोगों ने शुरू किया था 20-22 लीटर के पशुओं से 18-22 लीटर टाइप के पशुओं से और आज के डेट में हम लोग वहाँ पहुँच पाए जहाँ हम लोग अपने ब्रीड के हुए सेकेंड लैक्टेशन के 50 लीटर दूध देते पशु हम लोगों ने दूसरों को भी दिए इस साल। तो एक ये अच्छी जर्नी रही और हम लोगों ने कैसे भी कई बार जिक्र किया हुआ है कि ब्रीडिंग का इंपॉर्टेंस शुरू से ध्यान करते हुए तो अब ये पोजीशन है कि हम लोगों के ये जो बच्चे 50 लीटर दे रहे हैं दूसरों के पास, ये लगभग ज़्यादातर इसमें से सेकंड जनरेशन वाले हैं और हमारे पास अब थर्ड जनरेशन के बच्चे भी आ गए हैं और उनसे और अच्छी आशा है। लेकिन ये ठीक है, बस ये मतलब मेरे हिसाब से 40-50 लीटर के पशु से फार्मर को संतुष्ट होना चाहिए। जैसे जैसे यील्ड बढ़ेगी चैलेंज बढ़ेगा ना। तो हम लोगों ने गर्मी के हिसाब से बहुत व्यवस्था वगैरह करके संभाला हुआ है, तो अगर करें तो फिर आगे बढ़ा जाए। तो एक मेरे मन में सवाल है कि 10 साल हो गया ना आपको करते हुए, तो 10 साल होते हुए फिर भी अभी तीसरे जनरेशन पे सर क्या इस गैप कहाँ से हो गया सर? देखिए 2016 तो हमारा इसमें निकल गया, ये सीमेंट काम कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। तो समझ लिया जाए कि हमारे डेयरी शुरू किए हुए तो 10 साल क्या 9वां साल 10वां साल शुरू हो रहा है, लेकिन 2016 से 17 समझा जाए तो हमारे उस तरह से 8 साल लगभग बीते, ढंग से 8 साल बीते, 8-8.5 साल हुए। तो उसमें हमारे थर्ड जनरेशन बच्चे जो पैदा होंगे वो डिलीवर करने के कगार में पहुँच रहे हैं। तो आप लगभग 2.25 साल में एक जनरेशन रोटेट करते हैं, समझ है ना। तो उसमें एक जनरेशन रोटेट करने में आपको 2.25 साल लगेंगे, क्योंकि जो गाय आपके पास पहले जो पेरेंट काऊ है आप अच्छी ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो जिस दिन से आपने अच्छी ब्रीडिंग करना शुरू किया, मान लीजिए 2016 के एंड से, तो 17 के एंड में तो आपका पहला बच्चा पैदा होगा। जी बिल्कुल। तो वो साइकिल रोटेट होते थर्ड जनरेशन का बच्चा आपका डिलीवर करना शुरू कर पाए और फिर वो 1-8 साल बिता के सेकंड लैक्टेशन में आ पाए, तभी उसकी असली परफॉर्मेंस पता चलेगी आपको। तो वो 9-10 साल लग ही जाते हैं। अभी आप तीसरे जनरेशन में क्या मिल्किंग पे आ चुके हैं? नहीं, थर्ड जनरेशन बच्चे हमारे अब डिलीवर कर रहे हैं। अच्छा, डिलीवर कर रहे हैं, बिल्कुल। तो उनका क्या परफॉर्मेंस रहा होगा सर? देखिए हम लोग जब सेकंड जनरेशन पे थे तो हमने ये देखा था कि ज़्यादातर बच्चियाँ हमारा, जैसे हम 30+ कहते थे, उस समय भी ज़्यादातर 35 के आसपास रहती थी, कुछ 1 लीटर नीचे, और उसमें से कुछ 40 तक भी गई, 40 लीटर तक भी सेकंड जनरेशन के बच्चे पहले भी हाथ में दूध देते थे। और वो सेकंड लैक्टेशन में पहुँचते पहुँचते कुछ उसने 40, कुछ 45, कुछ 50 भी दिया कुछ बच्चों ने। ये तो सेकंड जनरेशन की पोजीशन हो गई। थर्ड जनरेशन के बच्चे हम लोगों के अब पहली बार इस सीज़न में डिलीवर कर रहे हैं। तो इसमें भी मैं बच्चों को जनरली देख रहा हूँ कि वो अच्छे बच्चे जो है 35, 37, 34 ऐसे दे रहे हैं। तो और उसी में से कुछ 1 होंगे जो 40 पहुँच जाएंगे। तो
परफॉर्मेंस हमें कोई सेकेंड और थर्ड में बहुत बड़ा कोई ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट पहले बियांत में नहीं दिख रहा है। जी जी। हो सकता है कि जब सेकेंड बियांत आवे तो हम लोग फिर दिखने लगे कि जो हम लोग 50 लीटर की लिमिट बना के चल रहे हैं वो हो सकता है 55, 58। लेकिन देखें क्या है कि हमारे पास जो 55 के पशु भी थे उनसे भी हम ले सकते थे। 50 वालों को भी आप अगर स्ट्रेच करेंगे तो वो भी 55, 58 कर लेंगे। लेकिन हमारे पास कोई अलग ग्रुप ऐसा नहीं था जो कि हम कहें कि ये 45 के ऊपर है, हम उनको 30 प्लस में डालते थे। तो 30 प्लस में रह के वो 45, 50 जो देना चाहते थे दे रहे थे और स्वस्थ थे एकदम से, समझ लीजिए। तो हमारे पास कोई कारण नहीं था कि हम 5 लीटर और दूध बढ़ाने के लिए अलग से फीडिंग करें उनको। इस बार हमने ये प्लान बनाया है कि ज़्यादातर पशु अगर 40 के ऊपर होंगे तो हम 40-45 प्लस का ऊपर अलग ब्लॉक बना लेंगे। तो देखते हैं कि वो कितना जा रहे हैं, 50, 55, 60 कहाँ पहुँचते हैं। लेकिन जनरली अपने अच्छे पशुओं को मान के चल रहे हैं 50 लीटर, बिल्कुल बिना खींचातानी किए हुए, रूटीन में खा के और 30 प्लस ब्लॉक में रह के। तो अब बात करते हैं आपके फार्म का एरिया के। सर कितना एरिया में आपका फार्म है टोटल अभी? देखें प्रिंस जी, इसमें चक्कर ये थोड़ा सा कि हम अलग अलग एरिया तो नहीं नाप पाते, लेकिन जैसे सेट का डायमेंशन जिक्र कर पाएंगे। अब तो हमारे पास यहाँ 15 एकड़ एरिया है, तो उसमें जहाँ जहाँ अपने जैसे कोई लिमिटेशन नहीं है, तो जहाँ जो समझ में आता है वो बना लेते हैं हम लोग अपने हिसाब से। अब जैसे ये सेट में हम लोग खड़े हुए हैं तो ये 150 फीट लंबा सेट है और इसका जो चौड़ाई है वो मैं मिस कर रहा हूँ, हमने कभी जिक्र किया है अपने चैनल वगैरह पे भी। तो अगर मुझे आप जोड़ने का मौका दोगे तो मैं जोड़ दूंगा, लेकिन हमको लगता है कि 80-90 फीट का विड्थ होगी इस साइड। 80-90 फीट की चौड़ाई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाइट कितना आपने इसमें लिया? हाइट इसमें 25-26 फीट की हाइट है। बिल्कुल, सेंटर में हाईएस्ट पॉइंट जो 25-26 फीट का है। तो इसमें अभी तक आपका 8 साल 9 साल का फार्मिंग का लाइन हो गया, तो क्या इस सेट में भी कुछ कमी ऐसा दिखता है जो सुधार होना चाहिए? ये सेट देखें, जनरली अगर आप क्यूबिकल सिस्टम लेके चल रहे हैं तो ये सेट तो सफिशिएंट है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एक रिजनेबल बजट लेके चल रहे हैं और क्यूबिकल लगा रहे हैं तो ये सेट बिल्कुल परफेक्ट है, समझ लीजिए। जैसे आपने सेंटर में 12-14 फीट छोड़ लिया है, गायों को खड़ा करने के लिए 11 फीट छोड़ दिया है हमने। उसके बाद फिर क्यूबिकल बना लिया हमने 15 फीट में, 5 फीट किनारे छोड़ दिया है। तो एक ये स्टैंडर्ड आइडिया है। लेकिन इसके अलावा एक और आइडिया है, जैसे आपके पशु 50 लीटर की तरफ जा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्यूबिकल में पसंद नहीं करते बैठना। जब गायें बहुत बड़ी हो जाती हैं तो उसमें जो बड़ी बिगर साइज़ वाली हैं वो क्यूबिकल में भी अड़चन जाहिर करती हैं। तो उनके लिए हम लोगों ने प्लान बनाया है आगे एक सेट बना के, तो उनको हम लोग बैठने के लिए पूरा फ्री सेट के भीतर ही, क्योंकि सेट के बाहर जाने में फिर वो बरसात में कीचड़ हो जा रहा है और गर्मियों में भी बाहर नहीं जा रही हैं वो। तो हमने सेट के भीतर प्लान बनाया है कि क्यूबिकल में ना बैठ के उसमें बैठ सकें। तो इतना बड़ा फार्म है सर, मैनेजमेंट करने में काफ़ी लेबर की आवश्यकता होती होगी। कितने लेबर हैं सर? हमारे पास तीनों सेट को मैनेज करने के लिए 10 स्टाफ, मात्र 10 स्टाफ है। तो और 2 लोग बॉटलिंग करने के लिए हैं, वो अलग है। और सेटों के हिसाब से वो 10 स्टाफ है, मतलब तीनों सेट मैनेज करता है। मतलब 150 गाय 10 लेबर, ये कैसे संभव है? ये देखें, एक तो दूसरा हमारा इसमें ध्यान देना होगा कि ये हमारे लेबर खेती करने नहीं जाते। अच्छा। चारा काटने के लिए फिर हमारे अलग महिलाएं जो चारा काट के लाती हैं। इनका काम है हमारे तीनों सेट को मैनेज करते हैं। जैसे 3-4 लोग हैं जो कि चारा विभाग अलग है पूरी तरीके से, और इनका मेन काम है कि ये तीनों सेट हमारे जो मैनेज हो रहे हैं, ये 10 क्या 9-10 लोग रहते हैं, समझ लो। उसमें एक छुट्टी रहता है, तो 9-10 लोग मिलकर तीनों सेट को मैनेज कर रहे हैं। मिल्किंग ऑटोमेटेड है और TMR से फीड लगी रहा है। अच्छा। वो आपको राहत देता है, एक बार फीड लगा दिया, लगाना नहीं है आपने दोबारा। एक बार साफ सफाई कर लिया आपने तो फिर बार बार छेड़ना नहीं है। शाम को एक बार गोबर खिंचवा लेते हैं हम लोग, बाहर निकलवा देते हैं सेट से, तो चल जाता है फिर, समझ लो। एक बार पूरे शाम को गोबर खिंचवा लेते हैं? बिल्कुल। और मिल्किंग आपका जो है मिल्किंग पार्लर से हो जाता है? बिल्कुल। और उसके बाद फिर TMR आपका जो है फीडिंग कर लेता है, तो इससे लेबर का एफिशिएंसी कम हो जाता है। बिल्कुल। क्योंकि अभी डेयरी फार्मिंग में हमने देखा है सर कि लोग लेबर से ही काफ़ी परेशान हैं। लेबर मैनेजमेंट ना होने के कारण उनका डेयरी फेल्यूर भी हो जाता है। बात सही है। लेकिन लेबर, एक तो ये है कितने लेबर चाहिए, और दूसरा मुद्दा ये भी है कि जो आपके लेबर हों वो आपके साथ चल रहे हों ठीक से, प्रेम से। तो उसके लिए तो फिर पर्सनल लेवल पे आपको प्रयास करना पड़ेगा कि लेबर आपका संतुष्ट रहे। तो लाइव स्टॉक के साथ परेशान लेबर नहीं चलेगा। वो घर जैसे के माहौल में अगर चल पाया तो चलेगा प्रेम से, समझ लीजिए, है ना। अगर लेबर आपका खुश नहीं है तो फिर आप ज़बरदस्ती खींचातानी करके लाइव स्टॉक नहीं पार करा सकते। पेटियाँ पटकनी होती चल जाता है, यहाँ तो पशुओं के साथ कैसे चलेगा? वो ध्यान ही नहीं देगा, आप थोड़ा चुकोगे बस वो बाएं छोड़ देगा। तो थोड़ा सा जैसे मतलब वो क्या बताया जाए, जैसे मतलब उनको लेबर को संतुष्टि रहेगी तभी काम बनेगा, और ओवरलोडेड नहीं रहेगा तब काम चलेगा उसके पास। अगर वो रोज, हाँ बिल्कुल, रोज़ परेशान हो गया, अगर 8 बजे तक परेशान रहेगा लेबर उसी में, तो फिर वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी आपके सिस्टम में। बिल्कुल। गर्मी का दिन है, पशु काफ़ी हाई एल्ड वाली है आपके पास, कैसे मैनेज करते हैं ताकि ये खुद मतलब हाँफना या कुछ मतलब स्ट्रेस में ना है?
कैसे मैनेज कर लेते हैं सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए फॉगर स्प्रिंकलर तो हमारे पास लगे हुए हैं जी जी लेकिन अब वो देखिए अब एक गाय जो बच्चा दी हुई है जी जी। उसको मौका पा के अपना कर रहे हैं। तो ये अलग केयर हो गया। हाँ, ये अलग अभी बच्चा दिया हुआ है आजकल में हाँ, हाँ। इसको अलग कर लिया हुआ है इन्होंने। जी जी तो अब वो वही है कि जो स्टाफ है अगर वो ध्यान कर रहा है, क्योंकि आप जब कई सेट हो जाएंगे आपके काम भी कई हो जाएंगे तो हाँ, स्टाफ होगा वो मजबूत होगा तभी आपके सिस्टम चलेंगे। और आप रोज देख रहे हो परफॉर्मेंस फॉलो करते रहेंगे तो भी काम चल जाता जी, है ना। और अब इतने पशु हो गए हमारे पास, आप जान रहे हैं फीड वगैरह की व्यवस्था है, तभी मैं समझ लीजिए इनका मिल्क चेक करना, उसे मिल्क चेक करने का मेन एम मिल्क नहीं होता, वो उनका हेल्थ चेक करना होता है। अगर मिल्क सही है तो हेल्थ सही है, अगर कोई शार्प डिटरेशन नहीं है, नीचे नहीं जा रहा है तो ठीक है, वो कम से कम करना होगा। और ब्रीडिंग प्रोग्राम आपको पीछे नहीं जाने देना होगा। पिछले साल मैं थोड़ा गच्चा खाया था फीड यूनिटी कंस्ट्रक्शन में, वही फार्म वही सीमेन वही फीड, आप थोड़ा ध्यान करिए तो 8-10 कंसेप्शन हर साल के कंपैरिजन में कम हो गए। वही डॉक्टर साहब इस साल मैंने ठान रखा था तो हमने वो भी कवर कर लिए। जैसे हर साल में जैसे डिलीवरी होते जाती है आप गाय प्रेगनेंसी लेते जाते हो, तो मेरा एक पैरामीटर था कि हर साल जिस समय डिलीवरी ना हो रही हो तो टोटल कंसेप्शन में फार्म पे 45-50 पहुंचा लेता था हर साल। पिछले साल में 35 पे रह गया, लेकिन इस साल हमने उसको खींच के 60 पे कर, मतलब जो हम पिछले साल जैसे 45 नहीं पहुंच पाए तो इस बार हमने 60 कर लिया। तो आप थोड़ा सा ये साबित करता है कि आपका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप थोड़ा किसी भी व्यवस्था में आप चूकोगे या कम ध्यान दोगे तो फंसोगे आप फिर, है ना। अब बारी आती है फीडिंग की, तो फीडिंग ये 24 घंटे के लिए है ना सर? बिल्कुल। ये तो क्या इनका जो जैसे सेक्शन आपने बनाया तो सेक्शन में अलग अलग फीड कराते हैं जैसे बिल्कुल ये अर्ली 2 ब्लॉक है हमारा, तो समझ लें कि अगर ये 25 लीटर के नीचे जा रहे हैं पशु तो ये वो ब्लॉक पे आ गए, है ना। तो ये अर्ली 2 हो गया। उसी तरह अर्ली 1 है जो 30+ की तरफ है, वो उनके लिए ब्लॉक बना रखा हुआ है हम लोगों ने, है ना। तो मतलब सबका फीडिंग अलग अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा ये फ्रेश 2 बोले तो मतलब क्या है? फ्रेश 2 का मतलब ये है कि देखिए हम लोग क्या करते हैं कि फ्रेश 1 और फ्रेश 2। फ्रेश 1 का मतलब हमारे पास एक फ्रेश 1 करके फ्रेश काऊ फीड है। तो हम लोग शुरू के 12 दिन तक गायों को पूरी तरह से फ्रेश काऊ फीड देते हैं, उसको हम लोग उस ब्लॉक को फ्रेश 1 कहते हैं। जी। और फ्रेश 2 का मतलब है आधा फ्रेश आधा मिल्किंग मिला के देते हैं अगले 12 दिन तक। तो ये फ्रेश 2 ब्लॉक हो गया हमारे लिए जी। और ये अर्ली 1 बोले अर्ली 1 का मतलब हो गया जो 1 महीने से ज़्यादा ब्याई हुई गाय होंगी और 30+ के आसपास दूध दे रही हों। गर्मियों में कुछ अगर 27-28 की हो जाती है तब भी हम इन्हीं में रख लेते हैं, उनको अलग नहीं करते तो रहने देते। इसमें नॉर्मली हम लोग का ब्लॉक ये 30+ के हिसाब से चलता है। अच्छा। और फिर इस साइड में किसका ब्लॉक है सर? उस इधर है हम लोगों के ट्रांजिशन में काऊ, 2-3 गाँव इसमें भी हैं जो कि अभी एक महीने बच्चा दे सकती हैं। ये प्रेग्नेंट हीफर्स का है? नहीं, ये प्रेग्नेंट हीफर नहीं है। ये ब्लॉक बोर्ड इनका लग रहा है गड़बड़ हो लिया है। ये अर्ली 1 वाला ये बोर्ड है, ये प्रेग्नेंट हीफर का बोर्ड नहीं है। ये अर्ली 1 वाले वहाँ से इधर तक आ रहे हैं, उनका बोर्ड वहीं लगा हुआ था। जी। प्रेग्नेंट हीफर यहाँ से पहले वहाँ शिफ्ट कर दिया, नए वाले सेट वहाँ भेज दिया है। जी। बिल्कुल, उनका फीड यहीं से बना के ले जा रहे होंगे, वहाँ बोर्ड नहीं लगाया होगा। तो ट्रांजिशन में कितनी अभी आपके पास? ट्रांजिशन में 2 हो गई है। अभी सुबह गिर थी, एक ने बच्चा दे लिया, इस समय 3 थी, अब 2 हो गई है हमारे पास। अच्छा। तो ट्रांजिशन में फीड 5 kg होता है? ट्रांजिशन में दिन भर में 5 kg। बिल्कुल। और भूसा आपका 1.5 किलो दिन भर में? 1.5 किलो। साइलेज 15 kg। तो साइलेज खुद बना लेते हैं? साइलेज बना लेते हैं। पूरे साल में कितना साइलेज बना लेते होंगे सर? तो लग रहा है कि 500 से 600 टन के बीच में खपत है। अच्छा। और ये काफ ग्रोअर में आ गया आपका? बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ ग्रोअर फीड है जो सर का अपना देते हैं, उस हिसाब से ये फीडिंग फार्मूला है। टोटली आप यहाँ से देखेंगे तो सर का फीड फार्मूला है जो कि बेहतरीन तरीके से देते हैं। तो अब बारी आती है सर, टोटल मिल्किंग में अभी आपके पास कितनी है? हमारे पास लगभग 52-53 गायें हैं, जिसमें से कि 9-10 गीर गायें हैं। तो HF इस समय हमारे पास 42-43 मिल्किंग में होंगी। अच्छा, है ना। मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है? 700 से 750 के बीच में वेरी कर रहा है इस समय। तो ये अभी गर्मी के टाइम का है? हाँ, गर्मी टाइम। जाड़े में हम लोग 1000 लीटर के ऊपर हो जाते हैं, उतनी गाय रहेंगी मिल्किंग में, 50-60 गाय ही। अब असल में अब जैसे 60 गाय के आसपास प्रेग्नेंट हो रही हैं, तो आप जो दूध दे रही है उनको अभी ब्लॉक नीचे करके दूध घटा रहे हैं आप। अच्छा। इनको ज़्यादातर गायों को आप समझिए सितंबर-अक्टूबर से डिलीवरी शुरू कर देनी है। तो इस समय ये भी प्रयास है कि बहुत ज़्यादा दूध रहेगा तो आपको ड्राई करने में मुश्किल आएगी। तो जैसे मान लीजिए कोई गाय 27-28 लीटर दूध दे रही है, तभी उसको उठा के हम नीचे डाल देते हैं कि दूध घटना शुरू हो जाए। तो इस समय दूध घटेगा और जब डिलीवरी शुरू हो जाएंगे तो नॉर्मल सी बात है, दूध बढ़ेगा। इन गायों का भी दूध बढ़ेगा और जो नई गायों से दूध आएगा वो भी बढ़ जाएगा। आप मार्केटिंग किस तरीके से करते हैं सर? ये मार्केटिंग मेन मसला होता है। जी, मार्केटिंग तो हम लोग रिटेल ही कर रहे हैं। लखनऊ में जो भी दूध है और जितना भी दूध पैदा होता है, हमें लगभग 850 लीटर चाहिए होता है दूध। तो इस समय दूध हमें थोड़ा बाहर से लेना पड़ जाता है। और इस समय सेल भी अपनी घटती है, गर्मी की छुट्टियाँ आ रही हैं, बच्चे ज़्यादातर हमारे जैसे जब छुट्टियाँ होने लगती हैं तो पेरेंट जाने लगते हैं, सेल भी घट जाती है 50-60 लीटर। तो इस समय 40-50 लीटर दूध हमें बाहर से लेना पड़ रहा है।
तो मार्केटिंग कस्टमर सेलिंग ही सारा है, सारा कस्टमर किस हमारे रेट से जाता है सर? अलग अलग रेटों से जाता है। हमारे एटीएम से 62 रुपये में जाता है। वैन हमारी है वो 68 में सेल करती है। बॉटल हम लोग 77 में करते हैं। लेकिन हमारा रियलाइजेशन जो है वो 50-52 रुपये का है। अच्छा, मतलब 50-52 हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, सारे खर्च करने के बाद जो अगर है तो हमें दूध के अपने 50-52 रुपये मिल जाते हैं। अच्छा, तो वही हमारा असली रियलाइजेशन है। जी जी जी। बिल्कुल। तो अब बारी आती है कि आपका 8 साल 9 साल हो गया, लोग बहुत दिनों से करते हैं फिर भी रोग पर काबू नहीं कर पाते हैं, तो क्या आप रोग पर काबू कर पाए हैं, नहीं कर पाए हैं सर? देखें, किया ही हुआ है प्रिंस जी। लेकिन मैं अपने अनुभव से जिक्र कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि हमने ऐसे समय देखे कि 2 साल में स्टैटिस 0 है, पौने 2 साल हमने जिक्र भी किया था एक बार अपने चैनल पे। कुछ ऐसा रहा चांस कि जिस साल हमने जिक्र किया कि मैं स्टैटिस 2 साल से 0 है, उसके अगले साल मैं खूब झेल लिया। तो उस साल क्या होता था, बीमारियों का ये कोई चीज़ आ जाएगी, जब वो बैक्टीरियल लोड आ जाता है सिस्टम पे तो आपको 2-4-5 बार परेशान कर देगा। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि मैनेजमेंट इतना अच्छा हो कि चीज़ें आए नहीं। अब जैसे मैं देखता हूँ कई फार्मों पे हमारे पास फ़ोन आते हैं कि प्रोटोजोल आ गया, अब एक आएगा तो 20 दिन के बाद दूसरे को आ जाएगा फिर। तो बीमारियों का ये है कि अगर आप ढर्रा तोड़ के रखेंगे तो बिल्कुल गायब रहेंगे, और ढर्रा पकड़ेगा तो पकड़ता रहेगा। तो बेहतर मैनेजमेंट, फीडिंग, जो भी आप करना चाह रहे हो बेहतर से बेहतर वो करेंगे तो बीमारियाँ कम से कम कर पाएंगे। ख़त्म कर पाना तो मेरे हिसाब से हम कहते हैं बिल्कुल, मतलब जैसे इस पिछले लगभग 1-1.25 साल से फिर हम थोड़ा राहत में है मेस्टाइटिस से। पिछले साल हमने 4-5 गायों के एक थन गंवाए, है ना। तो मतलब अब कोई ऐसी स्ट्रेन आई होगी जो कि हमें तंग करती थी, वो हमें मौका नहीं देती थी। मेरे हाथ बहुत साफ़ है मेस्टाइटिस संभालने में, लेकिन पता नहीं क्या होता था, थन एकदम से खड़े होते थे। तो कोई अब देखें, जब आदमियों पे हम नहीं जान पाते कि क्या असर डालेगी, कौन सी बीमारी आ रही है क्या, तो पशुओं में तो कोई जांच उस तरह का वो रिसर्च ही नहीं है जो आपको ठीक से मदद कर पाए, कौन सा स्ट्रेन है क्या है, समझ लीजिए। तो ऐसा ही है, अगर आप मैनेजमेंट ठीक है तो ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक है। कोई ढर्रा पकड़ने लगता है तो पकड़ लेगा फिर आपका। अब देखिए, हम लोग 10 साल हो गए, हम लोग जैसे वैक्सीन वगैरह में बहुत जोर देता हूँ। और बिल्कुल वैक्सीनेशन पे मतलब हमें एक आध फार्म से फ़ोन आते हैं कि ब्लैक वाटर हम लोगों ने आज तक देखा नहीं, ब्लैक वाटर कैसे होता है। अच्छा। हमें हाँ बिल्कुल, हमें मतलब फार्मर से बात करते करते हमने गूगल किया कि ब्लैक वाटर थन में होगा कि हाथ पैर में दिखेगा। तो समझ में आया कि वो हाथ, तो उनके पास दूसरा क्या दिखने लगा। वैक्सीन बेचारे कर रहे हैं, लेकिन ये है कि सरकारी वैक्सीन कर रहे हैं, हो सकता है कि चेन वेन मेंटेन नहीं हो रही होगी वैक्सीन की। तो कोशिश की जाए कि अगर सरकारी वाली वैक्सीन पे शक हो रहा हो तो प्राइवेट लेवल पे अच्छी जगह से वैक्सीन उठा के कर लिया जाए, क्योंकि FMD और HSV बड़ी बीमारियां हैं ये। तो इन सब से बचे रहना है। अगर वैक्सीन वगैरह ठीक करते हैं तो हम लोग तो आज तक इससे मतलब टचवुड नहीं झेल रहे हैं हम लोग इसको अभी तक, है ना। बिल्कुल, तो बीमारियों का ऐसा ही है। जी। अगर टर्नओवर की बात करें तो अभी फार्मिंग के लाइन में आप क्या ले पा रहे हैं सर? एक होता है कि 8 साल हो गया गुजार लिए, लेने की बात करते हैं तो क्या ले पा रहे हैं सर? देखिए, हम लोग टारगेट करते हैं कि हमारे दूध का हमें 10-12 रुपये मिल पाए, 10-12 रुपये लीटर बिल्कुल। मतलब आप उसको 15 कर पाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उसको ले पाइए। और फिर ओवरऑल मसला है कि आप ब्रीड कर रहे हैं पशुओं को। मैं जैसे मान लीजिए कि अब हम लोग उस लेवल पे ला चुके हैं अपने पशुओं को कि मेजॉरिटी पशु हमारे 1.5 लाख के ऊपर सेल होते हैं, 2 लाख 2.25 लाख तक भी सेल होते हैं। लेकिन उस तरह लाने के लिए आपके पशु को 35 लीटर पहले ब्याज में दूध देना होगा, है ना। आप वहाँ ला पाएंगे। जैसे मान लीजिए हम पिछले बार हर बार 25 गाय सेल करते हैं, पिछले हर बार हमने थोड़ी कम गाय सेल की क्योंकि ब्रीडिंग से थोड़ा ध्यान हटा फीड के चक्कर में, तो 8-10 गाय पिछड़ गए। अब हमने उसको भी कवर कर लिया। अब मान लीजिए हमने 30 गाय सेल कर दी, तो वो रेवेन्यू भी हमारे पास आ जाएंगे, है ना। तो वो रेवेन्यू ऐड होते हैं। तो आपको सब मिला के देखना पड़ेगा कि ठीक है, आपने 40 लाख रुपए गाय से ला लिए हैं और आपने अपने दूध से 12 रुपए लीटर, मतलब 10, मैं बहुत जोड़ नहीं पाता वैसे, ये सवाल बड़े कमजोर पोजीशन में हूँ, कई काम एक साथ करता हूँ और मेरा हिसाब लेने वाला कोई नहीं है, तो मैं बैठ के जोड़ता नहीं रहता हूँ। डायग्नोस्टिक लैब भी जाता हूँ, वहाँ से भी जो मिला ला के उसी में शामिल कर देता हूँ। बिल्कुल। तो मतलब अगर कोई करता है डेयरी फार्मिंग बड़े पैमाने पे, छोटे पैमाने, तो मतलब बेनिफिशियल है नहीं है, ये बताइए सर। देखिए, अगर आप जुटे रहेंगे पैशनेटली, हमसे कोई पूछता है पर्सनली, तो मैं ईमानदारी से कहता हूँ डेयरी फार्म इजी मनी का स्रोत तो बिल्कुल नहीं है। आसान पैसा कमाने का रास्ता नहीं है। कोई बहुत धनपशु टाइप का मानसिकता का हो जो सोचे कि मैं डेयरी फार्म करूँगा बहुत पैसा कमाऊंगा, उसके लिए डेयरी सोच समझ के जाने वाला है। हमारा जो पशुपालक है गाँव में रहता है, शहर जा रहा है, उसके लिए तो आसानी से हो सकता है कि भाई आप 2 पशु रख लीजिए और ढंग से कूलर की व्यवस्था कर लीजिए और चला लीजिए, तो जो आप कमाने जा रहे हैं उससे बेहतर कर सकते हैं। लेकिन कोई समझे कि मतलब आसानी से जोड़ ले कि भाई हम 20 रुपये लीटर दूध पैदा कर लेंगे और 40 रुपये बेच लेंगे, 20 रुपये लीटर दूध नहीं पैदा होता है ना। नहीं पैदा होता है। चलिए, तो क्या कॉस्टिंग पड़ता होगा पर लीटर पे सर? देखिए, वही हमने कहा ना कि वही फार्म, वही मैनेजमेंट, जाड़े में उतना ही प्रयास से 1000 लीटर दूध आ रहा है, उस समय कॉस्टिंग अलग होगी, और उतने प्रयास से इस समय 700, 750 आ रहा है, तो कॉस्टिंग बढ़ेगी आपकी, है ना। तो कॉस्टिंग हमेशा कांस्टेंट नहीं होती।
कॉस्टिंग हमेशा कभी कांस्टेंट नहीं होगी। तो कभी आप अगर कई बार ऐसा भी होता है कॉस्टिंग 40 लीटर 45 लीटर पहुंचने लगेगी आप, अच्छा, है ना, जी। तो उस समय आपके मार्जिन घट जाएंगे। फिर कभी ऐसा भी समय आएगा कि हो सकता है कॉस्टिंग 37-38 घट के 28-30 लीटर चली जाए, तो आपके मार्जिन बढ़ जाएंगे उस समय। लेकिन आप अच्छा करना चाह रहे हैं, साइलेज जो हम लोग को पहले समझ चलिए कि हम लोग तो मंगा के अपना मक्का से बनाते हैं, जो हमें 4 रुपये मिलता था वो 5-5.5 का मिल रहा है। मक्का महंगा हुआ, साइलेज महंगा हुआ आपका 1-1.5 रुपये। तो और आप 600 टन साइलेज बनाते हैं, तो अगर 1.5 रुपये महंगा हो, 10 लाख तो लाख रुपये साइलेज भी महंगे हो गए आपके देखते देखते ही, है ना। तो चीज़ें हैं, खर्चे बढ़ते हैं, फीड भी है। हम लोग जो आज 10 साल पहले जो पशुआहार 20-22 रुपये में बना लेते थे वो 30 रुपये में बना रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी सर आपने दी हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।